वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 60 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ की ये सीरीज़ चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम जीएस के प्रश्नों पर, और सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन। तो 20 प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर आरओ के लिए 60 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महान्यायवादी यानी एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष? निर्धारित नहीं किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल है वो निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र है। तो संविधान में महान्यायवादी यानी एजी का कार्यकाल का निर्धारण नहीं है, और इसे हटाने को लेकर जो है कोई व्यवस्था नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र पद धारण करते हैं, तथा राष्ट्रपति जो है किसी भी समय उसे हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? एजी की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी सीएजी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करना, आकस्मिक निधि और लोक सेवाओं से होने वाले सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करना, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना, और चौथा है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना, और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। देखिए, इसके नाम में नियंत्रक तो है, लेकिन नियंत्रण जैसी कोई काम नहीं करता है। ठीक है, नियंत्रण है ही नहीं इसके पास। बाकी क्या करता है? भारत की सार्वजनिक निधि से सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, आकस्मिक निधि, लोक लेखाओं से होने वाले सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है, उनका प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत करता है, और सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि के लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। तो ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, लेकिन चौथा वाला गलत है। तो यही काम नहीं करता है चौथा वाला। तो देखिए क्या क्या काम है इसके। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करना, उसके प्रतिवेदन संबंध में जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यहाँ व्यय लिखा, लेकिन खर्च का यूज़ कर रहा हूँ मैं। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि के लेखाओं के लेखा परीक्षण करना और उस संबंध में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। देखिए, भारत के संविधान में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की परिकल्पना जो है नियंत्रक के साथ साथ महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है, लेकिन व्यवहार में भारत में सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है। सीएजी जो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण नहीं कर सकता। उसका भारत की संचित निधि से धन निकासी पर जो है कोई नियंत्रण नहीं है। उसकी भूमिका खर्च होने के पश्चात केवल लेखा परीक्षा करने की है। ठीक है, इसके विपरीत यदि ब्रिटेन में देखें, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जो सीएजी है वो महापरीक्षा के साथ साथ जो है वो नियंत्रण का भी काम करता है, नियंत्रक का काम करता है। तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीएजी से रिलेटेड है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी अपने पद से हटने के पश्चात कहाँ कार्य कर सकता है? केवल राज्य सरकार के अधीन, केवल केंद्र सरकार के अधीन, ना तो राज्य सरकार के अधीन ना ही केंद्र सरकार के अधीन, केवल पंचायत स्तर पर कार्य कर सकता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, पंचायत स्तर पर काम करेगा वो? गलत है। देखिए, ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार के अधीन कहीं काम नहीं कर सकता ये। तो संविधान के अनुच्छेद 148(4) में उपबंध है कि अपने पद पर नहीं रहने के पश्चात भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर काम करने का पात्र नहीं होगा। ये 148 वाला आर्टिकल याद रखिए कि पीसीएस में आर्टिकल सीधे सीधे पूछ ले आते हैं। देखिए, अगर कोई 148 का आर्टिकल है, ठीक है, और उसमें क्लॉज डाल दिया 1, 2, 3, तो वो उसी से संबंधित होंगे। किसी में उसकी शक्तियाँ होंगी, किसी में उसके कार्य होंगे, किसी में उसकी नियुक्ति होगी, और किसी में उसका पद से हटने के संबंध में प्रावधान होंगे। ठीक है, ऐसी क्लॉज बनते जाते हैं।
चौथा प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को और महान्यायवादी को। देखिए 20 प्रश्न है इंडियन पॉलिटी के इसमें, और 20 के 20 प्रश्न जो है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इन सब से रिलेट करते हुए होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसका आंसर है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो संविधान के अनुच्छेद 151(1) में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से अपनी संबंधित जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। और अनुच्छेद 151(2) में उपबंध है कि राज्य सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। तो जो CAG है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का लेखा परीक्षा करता है, और केंद्र सरकार की रिपोर्ट जाएगी राष्ट्रपति के पास और राज्यों की जाएगी राज्यों के राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 149 में उपबंध है कि संघ और राज्यों के लेखाओं का परीक्षण जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले, PCS में पूछ लेता है डायरेक्ट आर्टिकल, ठीक है, या तो RO की परीक्षा हो तो 148, 149, UPSC में तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से संविधान के उस भाग और अनुच्छेद की पहचान कीजिए जिसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 5, भाग 5, भाग 4, भाग 6। देखिए 148 में तो CAG है, इसको हटा दीजिए। इसका आंसर है 76, अनुच्छेद 76 और भाग हो गया 5 B। तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित उपबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार महान्यायवादी बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है? हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार महान्यायवादी बनना है आपको तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो केंद्र में हो गया महान्यायवादी। स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल, राज्य का महाधिवक्ता, उसके लिए हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, तो B होना चाहिए ना, D कहाँ से हो गया? ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, B होगा यहाँ पर। तो संविधान के अनुच्छेद 76(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी AG नियुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी का वेतन या पारिश्रमिक कितना है? 5 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, या संविधान में इसका पारिश्रमिक तय नहीं है? बिल्कुल संविधान में इसका पारिश्रमिक तय नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है। तो अनुच्छेद 76(3) में उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा तय पारिश्रमिक महान्यायवादी को प्राप्त होगा, और संविधान में इसका पारिश्रमिक जो है वो तय नहीं किया गया है महान्यायवादी का, AG का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तीसरी, दूसरी, पहली या चौथी? ये संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 के बारे में क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, PCS की सेवाओं से संबंधित प्रश्न इसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, PCS में जो है ये अनुसूची से संबंधित प्रश्न सीधे सीधे बनते तो UPSC में भी हैं। तो हर एग्जाम के लिए याद रखिएगा 12 की 12 अनुसूचियों को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें ये हैं दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी में शपथ है, पहली में राज्य और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, चौथी में जो है विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें के संबंध में जो उपबंध है संविधान की दूसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद 148(6) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG के कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उसके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होंगे, और इस संबंध में संसद में मतदान नहीं होगा, याद रखिएगा ये। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, मतदान नहीं होता है, और इसका संबंध, इसका वेतन जो है और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 4 स्टेटमेंट है, केवल एक ही सही है यहाँ पर।
और पहला कथन है, इस पद का सृजन संविधान के द्वारा किया गया है और इसकी नियुक्ति का उपबंध जो है अनुच्छेद 248 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यह पद धारण करता है। संविधान की 30वीं अनुसूची के तहत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेता है और इसे पद से राष्ट्रपति के द्वारा उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। देखिए यहाँ चीज़ों को बोल्ड किया गया है, ठीक है। आपको वर्ड्स पकड़ना है, एग्ज़ाम हॉल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो मैंने कर दिया है। तो सीएजी के संबंध में जो उपबंध है वो 148 में, ना कि 248। पहला गलत है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत्र ही पद धारण करता है, ये गलत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत्र महान्यायवादी है, सीएजी नहीं है। संविधान की 30वीं अनुसूची के तहत शपथ लेता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, मुख्य न्यायाधीश के तहत नहीं। क्योंकि चौथा वाला करेक्ट है। इसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, यानी विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है कि लोकसभा राज्यसभा में जाएगा बिल, फिर दूसरा वाला जो सदन है उस पर वोटिंग करेगा, ठीक है। तो इसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। तो डी वाला करेक्ट है। बाकी संविधान के अनुच्छेद 148 में उपबंध है इसका, ना कि 248 में, ठीक है। और इसे उसी रीति से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, अर्थात संसद में विशेष बहुमत के द्वारा उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकते हैं। संसद में विशेष बहुमत की अगर बात करें तो प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव जो है वो पारित होना चाहिए और ऐसा संसद के एक सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत महान्यायवादी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी ऊपर जो था दुर्व्यवहार, मिसबिहेव वगैरह। संविधान के अनुच्छेद 148(2) में उपबंध है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान की 30वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ये छोटी छोटी चीजें एक एक लाइन से अलग अलग प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 है, मतलब 4 हैं, 3 गलत होंगे, केवल एक ही करेक्ट होगा। एडवोकेट जनरल यानी राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, बिल्कुल, लो पहले करेक्ट हो गया। यानी आने वाले जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों विकल्प हैं, वो गलत होंगे। कैसे गलत होंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, मतलब नॉर्मल जज भी चल जाएगा, हाईकोर्ट का होना चाहिए, इसलिए गलत है। एडवोकेट जनरल को भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, भारत के नहीं बल्कि राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। वो भारत के लिए बात होगी तो महान्यायवादी हो जाएगा। फिर संविधान की 2वीं अनुसूची में एडवोकेट जनरल के वेतन भत्तों के संबंध में उपबंध है, गलत है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 165 में आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का प्रावधान है, महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है या कानूनी अधिकारी या सलाहकार कह लो इसको। और राज्य के राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता, ना कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, ना कि भारत के। और राज्य का जो महाधिवक्ता है इसके वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ना कि संविधान की 2वीं अनुसूची के तहत। और महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पैंत पद धारण करता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के प्रसाद पैंत है महान्यायवादी। राज्यपाल किसी भी समय उसको पद से हटाया जा सकता है, संविधान में इसके पदावधि का निर्धारण भी नहीं किया गया है। देखिए राज्य सरकार की बात करें, यानी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है जब वो बदलती है, त्यागपत्र देती है, तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल जो है वो भी त्यागपत्र देना पड़ता है उसको, और इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार की सलाह पर ही होती है। राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा टेस्ट है ये, बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, 150 शब्दों की, तीव्र गति से चल रहे हैं हम। ये पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। 11वां प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या है?
भारत सरकार का विधिक सलाहकार है, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार है, भारत सरकार का प्रशासनिक सलाहकार है, राज्य सरकार का प्रशासनिक सलाहकार है। क्या है ये? सॉलिसिटर जनरल होता है महान्यायवादी के बोझ को कम करने वाला, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बोझ को कम करने वाला। तो भारत सरकार का विधिक सलाहकार हो गया ये। तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत के अन्य कानूनी सलाहकार होते हैं सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता कह देते हैं इनको। किंतु इनकी जो नियुक्ति की चर्चा है, इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं की गई। 76 में तो महान्यायवादी ही है, ठीक है। ये महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में जो है सहायता करते हैं, एक तरह से उसके बोझ को कम करते हैं। 12वां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी यानी एजी की बात हो रही है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है ऐड करना था यहाँ पे। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता, संसद की किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, गलत है वाला स्टेटमेंट, ठीक है। और निजी कार्यवाही नहीं कर सकता, कर सकता है निजी कार्यवाही, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है ये, ठीक है। सरकार बदलेगी तो भगा दिया जाएगा इसको। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, सही है। तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक भगा नहीं दिया जाएगा, वो एक तरह से कहने वाली बात होगी समझाने के लिए। देखिए, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, ठीक है। वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी प्रैक्टिस से जो है रोका नहीं जा सकता। भारत का महान्यायवादी यानी एजी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन ये वोटिंग वाला राइट है ना, इसके पास नहीं होता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये भी महान्यायवादी के संदर्भ में ही है, और प्रश्न पूछने का तरीका एक ऊपर वाला भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है। भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, और भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, सदन की कार्यवाही में भाग लेने और संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। कि मत देने का अधिकार तो है नहीं, वोटिंग राइट तो है नहीं। अब इस छोटी सी लाइन की वजह से पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। और गलती अपने को ढूंढना है, पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है, तो यही इसका आंसर है, यानी अपना आंसर हो गया इसमें बी। देखिए, इस टेस्ट को लगाने के बाद CAG AG महाधिवक्ता इन सबसे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे कभी गलत नहीं होंगे। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी एग्जाम के लिए हो जाएगा ये। तो संविधान के अनुच्छेद 76(3) में उपबंध है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, किंतु उसे सदन में बोलने का अधिकार होता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। दोनों संयुक्त जो बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें भी वो भाग ले सकता है, परंतु वोटिंग नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। दूसरा गलत है, वही आंसर है अपना। अगला प्रश्न भी भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड ही है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधिक सलाहकार या अधिकारी होता है। मंत्रिपरिषद यानी सरकार के बदल जाने पर त्यागपत्र देने के पश्चात वह अपने पद पर बना रहेगा। उसे ऐसी विधि से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हल्का सा सुधार कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा गलत है, तो सारे गलत हैं ये। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि सलाहकार या कानूनी अधिकारी होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता, ये भारत सरकार का होता है, गलत है। सरकार के बदल जाने या त्यागपत्र देने के पश्चात वह पद पर नहीं बना रहेगा, वो हट जाएगा, वो भी उसे उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। गलत है, ये CAG के बारे में बात हो रही है, ये तो प्रसाद पैंतरे ऐसे ही हट जाएंगे, तो कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई भी जो है वो सही नहीं है, यानी उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। भारत का महान्यायवादी यानी AG भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या मुख्य सलाहकार होता है, ना कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। कुछ भी आ सकता है, स्टेटमेंट बना देंगे एग्जामिनर, प्रधानमंत्री लिख देंगे, राष्ट्रपति लिख देंगे, होता किसका है? भारत सरकार का। महान्यायवादी जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी याद रखिएगा। किंतु जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद बदल जाए या त्यागपत्र दे दे वो, तो उसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है
वो सरकार की सिफारिश से ही की जाती है। और महान्यायवादी को राष्ट्रपति किसी भी समय उसके पद से हटा सकते हैं, उसे उसके लिए जो है किसी प्रकार के महाभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, ये यूपी पीसीएस का रिपीट प्रश्न है, सन 2013 या 14 में पूछा था। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में निहित होगी, ठीक है, और सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। देखिए कई बार बताया होगा, अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते होगे तो हमारी भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, प्रधानमंत्री में नहीं। और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो कैबिनेट सचिव होता है वो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सही पूछा है, इसमें सही कोई है नहीं इसमें से, तो डी है इसका आंसर, ना तो एक ना ही दो। तो अनुच्छेद 53(1) में उपबंध है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के नाम से चलेगी, ठीक है, उसी में निहित होगी। इसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराएगा। सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ना कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा सही है। ध्यान से सुनिएगा। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल रूप में की गई है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के मूल रूप में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई है। तीन अलग अलग स्टेटमेंट है ये। पहला वाला सही है, मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल रूप में की गई है। दूसरा वाला भी सही है, मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है संविधान के मूल रूप में नहीं था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसका जोड़ा गया। और मंत्रिमंडल शब्द जो है संविधान में केवल एक ही बार प्रयोग में हुआ है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की विस्तृत चर्चा है, अतः इस शब्द का उपबंध जो है मूल संविधान में किया गया है, तो पहला वाला करेक्ट है। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा शामिल किया गया। संविधान के मूल स्वरूप में इसकी चर्चा नहीं थी, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। तीसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में अलग से प्रश्न बनते हैं एक एक लाइन से। नंबर 17 पर आइए। 17वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है, होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उपमंत्री, सभी। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उपमंत्री सभी होते हैं, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो है 3 श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और हो गए उपमंत्री, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से जो है नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत, ठीक है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। और दूसरा स्टेटमेंट है, अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक पदभार का निर्वहन करेगी अपने। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के पश्चात राष्ट्रपति जो है वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। और वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव करा लिए जाएं। वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार के गठन होने तक अपदस्थ मंत्रिपरिषद जो है वो काम करती रहेगी, ठीक है। जो डेपोज्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो काम करती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 4 स्टेटमेंट में बनाकर इसको टफ बनाया गया प्रश्न को। लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 76(3) के अनुसार, बताइए कौन सा सही है। आर्टिकल को पकड़िए और सोचिए कौन किससे हो सकता है। 76 में तो महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है, तो इसको तो वैसे ही हटा दो। अब जहाँ जहाँ 3 है वो होगा ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जहाँ जहाँ 4 है वो होगा नहीं, ठीक है। तो 3 को क्या एलिमिनेट कर दिया, 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो चौथा वाला सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 76(3) में भारत के महान्यायवादी के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से एक संवैधानिक प्रावधान है,
ठीक है, जिसका अनुच्छेद 75(3) में उपबंध है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। भारत का महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल, सदस्य तो हो ही सकता है वो। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों वोटिंग नहीं कर सकते, बाकी बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है ही नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 88 में उपबंध है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य बन सकते हैं और वे जिस समिति के वे सदस्य होते हैं उसमें वो बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, वोटिंग राइट नहीं होता उनको। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में बोल सकते हैं, किसी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते। तो 20 प्रश्न थे ये, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन थी इसमें, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टेस्ट का पीडीएफ जो है डेली यूट्यूब जो वीडियोस हैं उनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ पेड है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। आपको ज्वाइन करना हो तो कॉल कर सकते हैं। बाकी फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए आरओ की और पीसीएस की ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।